हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह जो है वो धार्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों ही पहलुओं से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग डिस्कस करते हैं। राजगृह जो है ये भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के अंतर्गत आता है और आप लोग बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर अध्ययन करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये जो नालंदा का जो क्षेत्र है ये बिहार राज्य के दक्षिणी बिहार प्रांत में स्थित है। ये जो राजगृह है ऐतिहासिकता की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो यह प्राचीन काल में कभी मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इस नगर की जो स्थापना की गई थी वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो मगध राज्य का जो प्रथम राजवंश माना जाता है वो हर्यक वंश माना जाता है और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ये बिंबिसार थे। बिंबिसार ने ही इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना किए थे और बिंबिसार जो थे एक कुशल वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। जो ये राजगृह है जो धार्मिकता की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो ये राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा एक खूबसूरत घाटी में स्थित है और यहाँ पर तमाम मठों का भी निर्माण देखने को मिलता है, जिसमें से अभी हाल ही में मनियार मठ जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फिर से जीर्णोद्धार करने की बात की जा रही है और यहाँ पर जो भी उल्लेखनीय धार्मिक मठें हैं उनको भी संवारा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये धार्मिकता की दृष्टि से भी ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको राजगीर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न शासकों के द्वारा अर्थात राजाओं के द्वारा शासन किया गया और उनके शासनकाल में इस क्षेत्र में तमाम उल्लेखनीय कार्य भी देखने को मिलते हैं और उसी प्रकार से जो बिंबिसार का जो शासनकाल था वो वास्तविक जो विकास राजगीर में हुआ था वो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था और बिंबिसार ने ही मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर को स्थापित किया था। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर अगर अध्ययन करें तो बिहार के मानचित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। बिहार की जो सीमा है वो 3 राज्यों से सटी हुई है। अगर हम लोग पूर्व में देखें तो ये पश्चिम बंगाल और पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड जो राज्य है इनकी सीमाओं से बिहार की सीमा जुड़ी हुई है और बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ एक देश जो है वो नेपाल है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो थे ये गुप्तकालीन सम्राट थे और इनका समय जो माना जाता है वो 450 से 470 अर्थात 5वीं सदी मानी जाती है। 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र हुआ। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों से विद्यार्थी आते थे और अध्ययन करते थे। यही कारण था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए जब चीनी यात्री भारत की यात्रा पर थे तो यहाँ पर 1 वर्षों तक अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी किया था और यहाँ से जाने के बाद अपने वृत्तांत में यहाँ के बारे में उल्लेख करते हैं। परंतु 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है और एक बार फिर से अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस साइट को खोजा जाता है। कनिंघम जी के द्वारा इस साइट को खोजा जाता है और इसका उल्लेख फिर से प्राप्त होने लगता है। आप लोग यहाँ पर जो इस स्तूप को देख रहे हैं इस स्तूप का जो नाम है वो उसको कहते हैं सारीपुत्ता स्तूप, याद रखिएगा। और इस स्तूप के साथ ही आप लोग छोटे छोटे ये जो स्तूप देख रहे हैं यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन करने वाले चाहे विद्यार्थीगण हुए चाहे शिक्षकगण हुए
जब यहाँ पर रहते हुए जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को जलाकर उस डेड बॉडी के स्थान पर छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण भी उनके पद के अनुसार बड़ा और छोटे में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस साइड में तमाम छोटे छोटे और स्तूप को भी देख सकते हैं। इस स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में इसका स्थान दिया गया। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुंडग्राम हो जाएगा। कुंडग्राम जो है ये वैशाली के अंतर्गत आता है। मैं सभी प्लेस को डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो इनका जन्म जो है वैशाली जो कुंडग्राम है वहाँ पर होता है। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें नंबर के ये तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हम लोग डिफाइन करिए। इनकी मृत्यु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्ञान जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है इनको जिस नदी के तट पर होती है वो नदी थी ऋजुपालिका, यही नदी है। और इस नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनकी आयु जो होती है उस समय 42 वर्ष की होती है। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी मृत्यु जो होती है उस स्थान को अक्सर हिट किया जाता है। तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 72 वर्ष की आयु में होती है। और कहाँ पर होती है ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पावापुरी। पावापुरी जो है ये बिहार का जो राजगृह, मैंने आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में डिफाइन किया कि राजगृह जो है ये धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। बिहार एक ऐसा तीर्थ स्थल और बौद्ध मठों की संख्या अधिक होने के कारण इसी के आधार पर विद्वानों ने इसी बिहार राज्य का दर्जा दिया था। बिहार के अन्य क्षेत्र चाहे वो नालंदा का हो, चाहे वो विक्रमशिला हो, चाहे बोध गया हो, तमाम स्थानों पर हमें भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ हैं अर्थात विहार है वो देखने को मिलता है। इसी के आधार पर विद्वानों ने इस राज्य को बिहार कहा था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो यहाँ पर अजातशत्रु आए हुए हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि अजातशत्रु कौन थे। अजातशत्रु जो थे ये बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार ने मगध में जिस प्रथम राजवंश की स्थापना करते हैं वो था हर्यक वंश और बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी थे वो अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु का जिस वंश से संबंध था वो था हर्यक वंश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हर्यक वंश हो जाएगा। भारतीय इतिहास में अजातशत्रु को हम लोग कुड़िक के भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्रा हो जाएगा। वर्तमान में बिहार की जो राजधानी पटना है उसी को हम लोग पाटलिपुत्रा के भी नाम से जानते हैं और साथ ही साथ इसी स्थान को हम लोग पुष्पपुर, इसी स्थान को हम लोग कुसुमपुर और इसी स्थान को हम लोग अजीमाबाद आदि नामों से भी जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्रा जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ एक महान, एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो है वर्तमान बिहार की राजधानी पटना बसी हुई है।
यहाँ पर ये भी उल्लेख, बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो चतुर्थ हो जाएगा। यहाँ पर बोधि वृक्ष आई हुई है और बोधि का तात्पर्य होता है ज्ञान, अर्थात भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और बोधि वृक्ष जो है एक पीपल का वृक्ष है, याद रखिएगा पीपल का वृक्ष है। इसी को हम लोग वट वृक्ष के भी नाम से जानते हैं और इसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये अपनी पीढ़ी का चतुर्थ माना जाता है। ये जो बोधि वृक्ष है ये गया जिले के बोधि नामक स्थान पर स्थित है और यहीं पर सम्राट अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी में बोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये है बोधि मंदिर और इस मंदिर परिसर में ही बोधि वृक्ष स्थित है। इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में शामिल किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो उदयन हो जाएगा। इसी को हम लोग उदयन के भी नाम से जानते हैं। उदयन जो थे वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे और अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के पुत्र थे। जो उदयन थे यहीं से सत्ता परिवर्तन होती है, क्योंकि जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे उनकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, परंतु उदयन ने 5वीं सदी में अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा बनाते हैं। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं और इसीलिए पाटलिपुत्र के जो संस्थापक माने जाते हैं वो उदयन को माना जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि वर्तमान जो पटना शहर है इसके वास्तविक संस्थापक अर्थात वर्तमान पटना शहर के वास्तविक संस्थापक ये कौन थे? शेर शाह सूरी को माना जाता है। ये सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो उदयन थे। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जिसके द्वारा स्थापित किया गया था वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी का, क्योंकि पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल जो मुख्यतः निर्मित किया गया था वो लकड़ी के द्वारा निर्मित किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आजीविकों ने। आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने अपने आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया था। बराबर की गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था वो मौर्यन एम्पायर अशोक के द्वारा कराया गया था, जो कि ये जो बराबर की गुफाएं हैं यहाँ पर तमाम पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं निर्मित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में दिया गया और गुफाओं को काटने की जो प्रक्रिया थी वो यहीं से काटकर गुफाओं का निर्माण का श्रेय भी यहीं बराबर की गुफाओं से दिया जाता है, जो कि आज जो गया जिले के जनपद के अंतर्गत आता है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के योग्य हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जिस राजवंश ने शासन किया था वो था मौर्य वंश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था हमें
स्थापित प्राप्त होती है वो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध जो स्थान माना जाता है वो वैशाली को माना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो लुम्बिनी हो जाएगा। लुम्बिनी जो है ये कपिल वस्तु नामक एक लुम्बिनी वन है और यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, जो स्थान हैं, उनको आप लोग याद रखिएगा। जो वर्तमान में ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल जो देश है उसके अंतर्गत आता है और ये कपिलवस्तु के पास में स्थित है। भगवान गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो वृक्ष जो था वो था पीपल का वृक्ष। और इनको जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है वो थी, कौन सी नदी थी, तो उस नदी को हम लोग कहते हैं पुनपुन नदी। इसी को हम लोग कहते हैं फल्गु नदी। इसी को हम लोग निरंजना नदी आदि नामों से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो स्थान है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेन सियांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस किया कि चीनी यात्री जब भारत की यात्रा पर थे तो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो नालंदा हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजगिरी हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के उत्तराधिकारी थे और इनका जो राजधानी था वो राजगिरी था। और इन्हीं के शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगिरी में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे, प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष कहा गया है वो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और जो आयोजन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। आज के टॉपिक में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा। अगर किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अन्य क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।